ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटा और क्लास चलेगी अब आपकी। कुछ पॉइंट्स हैं, कौन कौन से कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर अभी हमें काम करना है। स्पेशल पर्पस व्हीकल, एसपीवी पढ़ा चुका हूं बिजनेस ट्रस्ट की क्लास में आपको। बिजनेस ट्रस्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग अब डील करेंगे। पेज 25.5 पॉइंट आई एंड पॉइंट ओ। उसके अलावा पेज नंबर 25.7 पे पॉइंट 7, उसके बाद पेज नंबर 25.9 पे पॉइंट 8। इतना ही बचा हुआ है आपका सिलेबस, मैथ कंप्लीट। लिख लीजिए इसको। सर ये 4 पॉइंट एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं अभी समझा रहा हूं, उसके बाद फिर पढ़ भी दूंगा आपके सामने। जैसे ही ये 4 पॉइंट एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, आपका मैथ चैप्टर फिलहाल कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग वॉल्यूम 4 की तरफ इन कर जाएंगे। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और जो हमारी रिकॉर्डिंग हुई अभी तक की कंटिन्यूटी में, वॉल्यूम 1, 2, 3 में एक चैप्टर आईसीडीएस बच रहा है 3 घंटे की क्लास, और एक चैप्टर आपका रियली चैरिटेबल ट्रस्ट बच रहा है वॉल्यूम 1 से 3 घंटे की क्लास। हम इस चैप्टर के बाद कहां जा रहे हैं? वॉल्यूम 4 में। वॉल्यूम 4 से कहां जाएंगे? वॉल्यूम 5 में। बट वॉल्यूम 1, 2, 3 में बात करें तो 1 में आपका एक चैप्टर बच रहा है चैरिटेबल ट्रस्ट, 3 घंटे की मात्र क्लास है वो। 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 6 से 8 का एक 5-6 मार्क्स तक का वेटेज रहता है, ऐसे मान के चलो। ठीक, 3 घंटे में खत्म हो जाएगा वो चैप्टर। और एक आईसीडीएस, वो भी 3 घंटे का टॉपिक है, और एक थ्योरी क्वेश्चन है 4-5 मार्क्स का। ठीक, ये दोनों आपका आगे कहीं ना कहीं मैं आपको रिकॉर्डिंग करके उसकी क्लास आपको जरूर मिलेगी, कहीं ना कहीं आपको अपडेट मिलेगा, ड्यूरेशन शीट में लिखा हुआ होगा, उसके लिए आपको वरीड करने की जरूरत नहीं है। आप बाकी वॉल्यूम 1, 2, 3 का रिवीजन इन 2 चैप्टर को छोड़ के कर सकते हैं। वॉल्यूम 1, 2, 3 का रिवीजन इन 2 टॉपिक को छोड़ के आप कर सकते हैं। सर वॉल्यूम 1, 2, 3 से एग्रीगेट कितना हम स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में? 70 मार्क्स। बोला सर इतने दिनों से इतनी मेहनत कर रहे हैं, 70 मार्क्स। ध्यान रखिएगा, हम मार्क्स के लिए मेहनत कर रहे हैं, बट उसके पहले कॉन्फिडेंस के लिए। डीटी में आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है? राइट सर, डीटी में अगर आपका इस वॉल्यूम 1, 2, 3 में कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बनता है तो आपका वॉल्यूम 4 एंड 5 स्कोर करना मुश्किल हो जाएगा एग्जाम में, रटना पड़ेगा फिर चीजों को। आपने इतनी लंबी जो जर्नी की है वॉल्यूम 1, 2, 3 को खत्म करने में, इससे आपका जो एक डर था डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड, वो डर निकल गया है। आप अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते थे डायरेक्ट टैक्स में, आज तक वो हट चुका। इंटर में, ग्रेजुएशन में, ऑफिस में, ट्रेनिंग में, पढ़ाई स्टार्ट करते समय आप अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते थे डायरेक्ट टैक्स में। आप कहते थे डायरेक्ट टैक्स एरिया इज नॉट माई बेबी, मैं इस एरिया में कभी काम नहीं करूंगा, करूंगी। आई एम गुड, आई एम ओके विद द इनडायरेक्ट टैक्स, आई एम ओके विद द फाइनेंस कॉस्ट। फ्यूचर में कभी भी अपॉर्चुनिटी मिला तो डायरेक्ट टैक्स इज नॉट माई एरिया टू वर्क। एग्जाम में कैसे मैं पास करूंगा, करूंगी, एग्जाम में कैसे स्कोर करूंगा, करूंगी, वट एवर हिज और हर, वट एवर आप जिस भी कैटेगरी में है। सर आपका एक डर था, मतलब इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले, इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, मेरे एडमिशन लेने से पहले आपने एक डर बना लिया था ग्रुप 3 के पेपर 16 के बारे में। वो डर आपका निकला है। जो आप बोलते थे किसी को कि डीटी इज, भाई साहब कोई डीटी मैनेज कर दे मेरा, मैं ग्रुप 3 निकाल लूंगा, इस तरीके का जो आपका डर था, वो डर आपका खत्म करना मेरे लिए जरूरी था। बस ऐसे मानो, मेरे लिए वो जरूरी था। तो सर एग्जाम की तैयारी में एक पेपर का अपनापन होता है, एक पेपर से डर निकालने वाली बात होती है। बस समझो कि इतनी जो मेहनत हमने की, मतलब आप ये सोच रहे हो कि वॉल्यूम 1, 2, 3 कर ले तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर एग्जाम में अटेम्प्ट हो जाएगा, तो नहीं। हाँ, 70 मार्क्स इजिली आप अटेम्प्ट कर सकते हो एग्जाम में वॉल्यूम 1, 2, 3 से। 70 मार्क्स का पेपर ही कवर होगा, उससे ज्यादा कवर नहीं होगा। बहुत ज्यादा ही इंस्टीट्यूट आपके फेवर में रहा
तो आप 80 मार्क्स तक का, मैं 140 के बारे में सोच रहा हूं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर 140 मार्क्स के आएंगे, ठीक। 140 में मैं बोल रहा हूं 70 से 80 मार्क्स, 70 से 80 मार्क्स का मैं रेंज दे रहा हूं कि आप वॉल्यूम 1 2 3 से कवर करेंगे। और प्लस जो आपका डर निकला है, कॉन्फिडेंस आया है ना, आप डीटी को भी एक लीड पेपर के नाम पर ले रहे हो। एक होता है सर बॉटम लाइन से हम ना डीटी में 40 से 50 का स्कोर मानते हैं कि लाना चाहिए, वो बॉटम लाइन मैंने खत्म कर दिया है। जो आप सोचते थे कि डीटी में बस 40-50 आ जाए, हम किसी तरह सीएमए बन जाए, वो जो बॉटम लाइन था वो मैंने खत्म कर दिया आपका, ऐसे मानो। अब ज्यादा अच्छा नहीं लगता डीटी, फिर भी 50 मार्क्स के बारे में आप सोच सकते हो। और अच्छा लगता है डीटी, मेहनत करना चाहते हैं तो 50 के ऊपर अब 60 ले आओ, 70 ले आओ। अपने यहां जो स्कोर है डीटी का 84, 86, 85, यानी 80 to 85। सर आईडीटी का अपने यहां जो स्कोर है वो 85 to 90 है और डीटी का 80 to 85 है। पांचों वॉल्यूम पे मेहनत करते हैं तो आपका स्कोर बनता है 75 to 85 के बीच में, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप पांचों वॉल्यूम पे मेहनत करते हैं, 2 बार पूरा रिवीजन कंप्लीट कर लेते हैं एग्जाम के तक, ठीक। हमारे जो पांचों वॉल्यूम के जितने भी क्वेश्चन है सब पर आपका हाथ साफ है, अच्छे से आप सब पे कमांड रख रहे हैं, तो आप बड़े आराम से 75 से 85 के बीच में अपना स्कोर डीटी का रख सकते हैं। एंड इट इज अ हैंडसम स्कोर। अगर आप बोथ ग्रुप एग्जाम दे रहे हैं, रैंक लाना चाहते हैं, तो उस रैंक में मेरा इस डीटी का मार्क्स भी कंट्रीब्यूट करेगा, गारंटी मेरी है। तो ऐसे नहीं सोचिएगा आप इतनी मेहनत की और सर बोल रहे हैं 70 से 80 मार्क्स ही अचीव करेंगे आप, सर तो डिमोटिवेट कर रहे हैं। मैं अभी उन 2 चैप्टर को काउंट नहीं कर रहा, एडवांस टैक्स और रिटर्न ऑफ इनकम, वो वॉल्यूम 5 के सभी चैप्टर को साइड कर दो, वॉल्यूम 4 के सभी चैप्टर को साइड कर दो। मैं सिर्फ 3 वॉल्यूम की बात बता रहा हूं, तो यू कैन इजीली क्रैक 70 to 80 मार्क्स। वॉल्यूम 4 कवर करते ही वो मार्क्स चला जाएगा 120 मार्क्स के लेवल पे। एज्यूमिंग योर पेपर इज ऑफ 140, 132 से लेकर 140 मार्क्स, सारे ऑप्शन मिला के, चाहे एग्जाम सेंटर बेस्ड हो या ऑनलाइन हो, आपको 136 से 140 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ये पिछले 4 साल का ट्रेंड है, देखा हुआ मेरा। 100 मार्क्स का सिलेबस जब से आया है तब से जो ट्रेंड है, 136 से 140 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर सारा ऑप्शन मिला के इंस्टीट्यूट पूछता है। वहां पर जैसे आपका वॉल्यूम 4 खत्म होगा, आप 120 टच कर लोगे बस। फिर वॉल्यूम 5 जितना पढ़ोगे उतना आप मोर क्लोज जाओगे, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी रहेगी, डर तो पूरा ही खत्म हो जाएगा आपका क्वेश्चन में। एक होता ना सर एग्जाम देने नहीं जाएंगे, और सर एग्जाम तो इसी का देना है, बाकी देना दे, वही वाला चेंज होगा आप में। और बाकी तो सर आपके फीडबैक सब मेरे पास आते रहते हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं फीडबैक, पॉजिटिव है आप डायरेक्ट टैक्स के लिए। अब जैसे जैसे एग्जाम के नजदीक जाएंगे, जैसे जैसे हमारा कोर्स कंप्लीट होगा, आप मान लो अभी तक नेगेटिव थे डायरेक्ट टैक्स के लिए, से आप अभी तक नेगेटिव थे डायरेक्ट टैक्स के लिए, अभी तक की जो जर्नी है, यू वर नेगेटिव फॉर डायरेक्ट टैक्स, यू वर नेगेटिव फॉर मी। लेकिन बात मानिए, अगले 15-20 दिन की जो तैयारी है, उसके बाद एग्जाम ओरिएंटेड जो हमारा एमसीक्यू बुकलेट है, शॉर्ट नोट्स बुकलेट है, टेस्ट सीरीज है, इन सब जर्नी के बाद आप 200% पॉजिटिव हो जाएंगे, डीटी के लिए भी, मेरे लिए भी, एसएटीसी के लिए भी, ये गारंटी मेरी है। आप खुद कहेंगे ये बात कि सर यस, अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं, डीटी की जर्नी आपके साथ, तो शुरू के 50% में मेरा उतना कॉन्फिडेंस नहीं था डायरेक्ट टैक्स में, जितना लास्ट के 50% में आपने हमें कॉन्फिडेंस दिया। ये बात मैं आप ही कहेंगे, खुद कहेंगे ये बात एग्जाम देने से पहले। एग्जाम देने से पहले का जो फीडबैक रहेगा कि सर हमारी जर्नी जो आपके यहाँ एसएटीसी में बीती 100%, उसमें 50% शुरू की जो जर्नी थी, हमें डर सा लग रहा था, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, लेकिन जो आखिरी का 50% है उसमें हमारा कॉन्फिडेंस 100, 150, 200% चला गया है सर। नाउ दिस इज ऑल्सो अ लीडिंग पेपर फॉर आवर बोथ ग्रुप और ग्रुप 3। ये तो सर मेरे पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस है। बच्चा मेरे लिए और मेरी कोचिंग के लिए और मेरे इस पेपर के लिए पॉजिटिव लास्ट के 50% में होता है, बाकी वो शुरू में 50% में डरा हुआ सा रहता है, कैसे होगा कैसे होगा, इतना सिलेबस है, इतना सिलेबस है, अभी तो सिर्फ इतना ही हुआ, अभी तो सिर्फ इतना ही हुआ, वो डरा हुआ रहता है। चलिए सर, इसको लिखिए एक बार, एक एग्जांपल लिखता हूं मैं आपके लिए। पहले तो ये क्या है स्पेशल पर्पस व्हीकल और क्या है बिजनेस ट्रस्ट। कंपनी है ए लिमिटेड,
मैंने बताया भी था थोड़ा सा, इसकी इन्वेस्टमेंट है बी लिमिटेड में, जो कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, और जो ओन करता है ओन्स रियल स्टेट्स। ठीक, फिर एंट्री होती है किसकी, बिजनेस ट्रस्ट की। बिजनेस ट्रस्ट क्या करता है, इसका कंट्रोल ले लेता है, टेक कंट्रोल्स ऑफ बी लिमिटेड फ्रॉम ए लिमिटेड। ए लिमिटेड से कंट्रोल ले लेता है, से ए लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट है बी लिमिटेड में, ठीक, 60%। तो क्या करता है बिजनेस ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट टेक्स कंट्रोल, बिजनेस ट्रस्ट रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, आपको वॉल्यूम 2 में पढ़ा रखा है ये सारा, और वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, छोड़ने का तो नहीं है। ऊपर की चीज आपने ये लिख ली है, राइट। अब समझिए बात को, ए लिमिटेड है जो एग्जाम में हमारा एसएससी है, हम यहां मैट की बात कर रहे हैं, सेक्शन 115 जेबी की। कंपनी तो दो है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड, हम बी लिमिटेड की बात नहीं कर रहे हैं, हम ए लिमिटेड की बात कर रहे हैं जिनके पास शेयर्स थे बी लिमिटेड के। ठीक, बी लिमिटेड एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, क्योंकि उसको टेक ओवर कौन करने वाला है, टेक्स कंट्रोल ऑफ बी लिमिटेड कौन करने वाला है, बिजनेस ट्रस्ट। बिजनेस ट्रस्ट ए लिमिटेड को बोलता है तुम्हारी जो ये इन्वेस्टमेंट है बी लिमिटेड में, ये हमें दे दो, अब हम इस पे कंट्रोल करेंगे, और वो आगे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो एक तरह से बिजनेस ट्रस्ट का इनडायरेक्ट कंट्रोल आ गया इस स्टेट्स में, यही ये चाहता है, इनडायरेक्ट कंट्रोल। बिजनेस ट्रस्ट क्या है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसको कंट्रोल चाहिए रियल एस्टेट्स में, इनडायरेक्ट कंट्रोल थ्रू बी लिमिटेड। ठीक, अब ए लिमिटेड क्या करेगा, तो ये यूनिट्स इशू कर देगा, यूनिट्स इन बिजनेस ट्रस्ट issued in exchange of shares in बी लिमिटेड। तो ये जो ट्रांसफर हुआ है, ये एक्सचेंज जो हुआ है, ये जो एक्सचेंज हुआ है, इस पर कैपिटल गेन नहीं है, नो कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 47। और जो नोट्स में बार बार रेफरेंस आ रहा है, नो कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 47, अंडर सेक्शन 47, नोट्स में बार बार 17 क्लॉज का रेफरेंस आ रहा है। तो 17 नंबर क्लॉज में यही लिखा हुआ है कि एक बिजनेस ट्रस्ट जब ए लिमिटेड से शेयर्स लेती है बी लिमिटेड की और उसको अपने यूनिट्स दे देती है एक्सचेंज में, तो इस एक्सचेंज पर कैपिटल गेन नहीं है, किसको, नो कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 47। किसको होगा कैपिटल गेन, ए लिमिटेड को। और क्या हुआ है, शेयर्स एक्सचेंज हो गया किससे, यूनिट से। शेयर्स था, अब बदले में क्या आ गया, यूनिट्स। किसकी बुक्स में, ए लिमिटेड की बुक्स में। ए लिमिटेड की बुक्स में क्या हुआ, क्या हुआ, शेयर्स आर एक्सचेंज्ड विथ यूनिट्स। ठीक, अब इसी को हम मैट से न्यूट्रल करेंगे। मैट, गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम इसको मैट से फ्री करेंगे, नो मैट ऑन, जब कैपिटल गेन नहीं है। देखो, एक कंपनी ए लिमिटेड है जिसका बी लिमिटेड में शेयर्स था, बी लिमिटेड के पास आगे खूब सारा रियल एस्टेट था, बी लिमिटेड का कंट्रोल चला गया बिजनेस ट्रस्ट में, और बिजनेस ट्रस्ट ने शेयर्स तो अपने पास ले लिए। अब बी लिमिटेड के शेयर्स किसके पास हैं, इस बिजनेस ट्रस्ट के पास। पहले किसके पास थे, ए लिमिटेड के पास। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको वॉल्यूम 2 में बिजनेस ट्रस्ट की क्लास पूरी पढ़ा रखी है, पूरा कॉन्सेप्ट दे रखा है बिजनेस ट्रस्ट के बारे में। ठीक, आरईआईटी एंड इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, पूरे 2-3 घंटे और 8 मार्क्स की प्रिपरेशन आपकी मैंने करा रखी है वॉल्यूम 2 में। यहां तो मैट बता रहा हूं। अब नॉर्मल जो क्लास होती है, मैट की क्लास नहीं, जो नॉर्मल क्लास होती है, उसमें हमने क्या पढ़ा, कैपिटल गेन, एक्सचेंज जो हुआ है यूनिट्स के साथ शेयर्स का, उस पर वैल्यू। देखो यूनिट्स, मान लो शेयर्स होंगे 1 लाख के और यूनिट्स मिला होगा 5 लाख का।
शेयर्स जो थे वो मान लो वैल्यू थी 1 लाख की और यूनिट्स मिले हैं 5 लाख के, तो वैल्यू मिला है 4 लाख का। अब उस पर नॉर्मल जो हमारी क्लास होती है, नॉट मैट वाली जो नॉर्मल क्लास होती है, उसमें बोला गया कि भाई इस कैपिटल गेन को एग्जम्प्टेड ट्रांसफर मारेंगे, कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे। तो अब गवर्नमेंट बोलती है मैट भी नहीं लगाएंगे, नो मैट ऑन दिस एक्सचेंज। गवर्नमेंट बोलती है हम इसको मैट से बाहर रखेंगे। जो ये शेयर्स के बदले यूनिट्स मिल रहे हैं, मान लो शेयर्स की वैल्यू कितनी थी, कॉस्ट कितनी थी, मान लो इस शेयर्स की कॉस्ट कितनी थी 10 लाख, और इस यूनिट्स की मार्केट वैल्यू जो मिली है बदले में अभी मार्केट वैल्यू ये कितनी है 12 लाख। तो गेन हुआ अकाउंटिंग गेन। अकाउंटिंग जो नोशनल गेन है, नोशनल ही तो है, एक्चुअल में थोड़ी रियलाइज किए हैं। ये नोशनल गेन जो कितने का है 2 लाख रुपए का। मान लो ये एक्सचेंज हुआ है 1/11/2020 को। एक डेट ले ली जिस दिन ये एक्सचेंज हुआ है। ये एक्सचेंज हुआ है कब 1/11/2020 को। प्रीवियस ईयर 2021 में ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के शेयर्स दे दिए REIT बिजनेस ट्रस्ट को और उसके यूनिट्स ले लिए। ठीक, कैपिटल गेन माफ प्लस अब गवर्नमेंट बोलती है हम मैट भी नहीं लेंगे, इसको टैक्स फ्री रखेंगे। एक कंपनी के ऊपर मैट लगता है लेकिन इस पे नहीं लगेगा। सर एक कंपनी के बहुत सारी इनकम पर मैट नहीं लगता है। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट फ्रॉम अ सिक कंपनी, फॉर एग्जांपल रॉयल्टी इनकम, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इनकम, फॉर एग्जांपल इनकम एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10, 11, 12। हम पढ़े मैट के बहुत सारी क्लास ले ली, आज तो आखिरी क्लास के आखिरी मोमेंट पे है। तो एक और इनकम सही। सर ये देखिए ना लिस्ट बनी हुई है कौन कौन सी इनकम पर, एक कंपनी के कौन कौन सी इनकम पर मैट नहीं लगेगा, पूरी लिस्ट बनी हुई है यार, सब तो पढ़ा दिया है। एक कंपनी के कौन कौन सी इनकम पर मैट नहीं लगता ये जानना है। ये रही वो पहली इनकम, ये रही पहली वो इनकम, पेज नंबर कितना 25.7 मैट की क्लास वॉल्यूम 3। ठीक, ये रही वो इनकम कंपनी की जिस पर मैट एप्लीकेबल नहीं है। एक सर दूसरा, ये रही दूसरी इनकम जिस पर कंपनी के हैंड से मैट एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एओपी ऑलरेडी MMR रेट पे टैक्स देता, पढ़ा चुका। ये है तीसरी इनकम, लेकिन ये फॉरेन कंपनी के लिए। फॉरेन कंपनी के 4 तरह की इनकम, कैपिटल गेन, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, FTS पे मैट नहीं देना है, लेकिन अगर इसका नॉर्मल टैक्स रेट मैट रेट से कम हो तो ये जो है ये सिर्फ फॉरेन कंपनी के लिए। पढ़ाया क्लास में, पढ़ाया। इसमें अगले साल के लिए अमेंडमेंट भी आ गई है, डिविडेंड ऐड हो गया इसके अंदर। जिन बच्चों का एग्जाम 2022 में है ये भी बताया। और कौन सी इनकम है जिस पर कंपनी की, और कौन सी इनकम है जिस पर मैट नहीं लगता है, और पढ़ा रखा है। ये वाली इनकम, रॉयल्टी वाली इनकम 115 BBF, और 115 BBF तो आपको शुरू में वॉल्यूम 1 में टैक्स रेट चैप्टर में पढ़ा रखा है। 115 BBF, 115 BBG। तो सर कंपनी की 4-5 इनकम पर टैक्स नहीं लग रहा है, तो एक और इनकम सही। हम नोशनल गेन, सर वाई नोशनल? सर एक्चुअल गेन कब होगा? ऑन द सेल ऑफ यूनिट्स। एक्चुअल गेन कब होगा? ऑन सेल ऑफ यूनिट्स। सर हम जब एक्चुअल गेन होगा तब मैट अप्लाई करेंगे। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम इस ट्रांजैक्शन में इतने सारे फायदे पहले दे चुके हैं। आपको बिजनेस ट्रस्ट की क्लास में बहुत सारे फायदे बताए गए। इनफैक्ट डिविडेंड की इनकम तो टैक्सेबल ही नहीं हो रही थी। आपको बिजनेस ट्रस्ट की क्लास में तो यह भी बताया कि डिविडेंड की इनकम आ रही है बी लिमिटेड से बिजनेस ट्रस्ट के पास और वहां से जा रही है यूनिट होल्डर के पास, तो वो डिविडेंड दोनों जगह टैक्स फ्री रहेगा। एक कंडीशन है, ये सब बता रखा है क्लास के अंदर। जब वो SPB 115BAA ऑप्ट ना करे, ऐसी करके कुछ बता रखा है। सर आपको बिजनेस ट्रस्ट के इतने सारे फायदे बता रखे हैं, तो गवर्नमेंट ने एक और फायदा दे दिया। क्या? कि अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स को बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट से एक्सचेंज करती है और वो कंपनी मैट कंपनी है और अपनी बुक्स में नोशनल गेन क्रेडिट करती है। नोशनल गेन कैसे? नोशनल गेन 10 लाख के शेयर्स के बदले 12 लाख का यूनिट्स आया, तो वो 2 लाख का नोशनल गेन बुक कर रही है। कब? 1/11/2020 को, बाय फॉलोइंग सम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कंपनी का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो मेंटेन हो रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो रहा है, वो बोल रहा है क्या? कि 10 लाख के शेयर्स के बदले अगर 12 लाख के यूनिट्स मिलेंगे तो 2 लाख का गेन बुक करो, क्रेडिट करो। अब 2 लाख रुपए का गेन क्रेडिट हो गया, बुक नेट प्रॉफिट बढ़ गई। अब इस पर मैट नहीं लगाना है तो हमें घटाएंगे, नोशनल गेन को घटाएंगे जो एक्सचेंज पे हुआ है। अब देखिए ये घटाने वाला पॉइंट हमारे नोट्स में कहां लिखा हुआ है? नोशनल गेन को घटाने वाला पॉइंट
ये लिखा हुआ है रिड्यूस, ये लिखा हुआ है रिड्यूस, ये लिखा हुआ है पेज नंबर 25.7, ये नीचे वाला 0.7 नंबर, यहां लिखा हुआ है नोशनल गेन घटा दो। ठीक, मैंने क्या बोला, मैं आपको आज क्या क्या पढ़ा रहा हूं, ये देखिए 25.7 का पॉइंट नंबर 7, 25.7 का पॉइंट नंबर 7 क्या बोला, नोशनल गेन जो होता है एक्सचेंज पे, शेयर्स को यूनिट्स के साथ एक्सचेंज करते हैं जिस पर कैपिटल गेन नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है कैपिटल गेन, सर उसको यहां क्या बोलता है, रिड्यूस कर दो। तो नोट्स में भी रिड्यूस करने बोल रहा है, मैं एग्जांपल में भी आपको रिड्यूस कर रही बता रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं एग्जांपल में, गवर्नमेंट ने मैट में क्या डिसाइड किया, हम इस एक्सचेंज पर मैट नहीं लेंगे। ये जो अकाउंटिंग नोशनल गेन 2 लाख का ऑलरेडी क्रेडिट हो रखा है, क्रेडिटेड इन पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएनएल। नोशनल गेन तुमने एएस फॉलो करके क्रेडिट कर दिया है, तो इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। बुक प्रॉफिट निकालने के लिए, बुक प्रॉफिट निकालने के लिए जो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट होगा उसमें से माइनस करेंगे ये 2 लाख का नोशनल गेन। गवर्नमेंट कहती है फाइनली जिस दिन कंपनी इस यूनिट्स को बेचेगी आगे, उस दिन जो इसका एक्चुअल गेन होगा उस पर हम मैट लगाएंगे, हम उस एक्चुअल गेन पर मैट लगाएंगे, अभी घटाने दो। तो ये हुआ, गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया हुआ है बिजनेस ट्रस्ट के मामले में। अच्छा, ये रिलैक्सेशन किसको दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, वो ट्रांजैक्शन ए लिमिटेड को दिया, जिसके पास कंपनी के शेयर्स थे, अब किसके हैं, बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स। अभी और पॉइंट बताऊंगा, अभी और पॉइंट बताऊंगा, बट मैं चाहता हूं कि पहले आप इसको लिख लो, लिखते समय और थोड़ा सा समझने की आप खुद कोशिश करोगे। समझा तो मैं पूरी शिद्दत के साथ रहा हूं इस चारों पॉइंट को। इतना अच्छा एग्जाम्पल आपको इंस्टीट्यूट की बुक में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगा, जिस हिसाब से मैं आपको ये पॉइंट समझा रहा हूं। मैट की क्लास के अंदर है, मैट की आखिरी क्लास में है। बिजनेस ट्रस्ट और स्पेशल पर्पस व्हीकल और कंपनी से रिलेटेड हमारे पास 4 पॉइंट हैं। कुछ पॉइंट कहता है ऐड करो, कुछ पॉइंट कहता है लेस करो नेट प्रॉफिट से गेन लॉस, नोशनल गेन नोशनल लॉस को। सर एक्चुअल गेन, एक्चुअल लॉस, नोशनल गेन, नोशनल लॉस। तो कहता है भाई नोशनल गेन अगर तुमने क्रेडिट कर रखा है तो माइनस करो, नोशनल लॉस अगर तुमने डेबिट कर रखा है तो प्लस करो। हम आपको एक्चुअल गेन पर मैट लगाएंगे और एक्चुअल लॉस हुआ तो आपकी प्रॉफिट को कम होने देंगे, नोशनल पे काम नहीं करेंगे। यानी एक तरह से गवर्नमेंट बोल रही है क्या, शेयर्स से जो यूनिट्स एक्सचेंज हुआ उस पर कोई मैट नहीं लगेगा। फाइनली जिस दिन तुम इस यूनिट्स को बेचोगे उस दिन जो तुम्हारा एक्चुअल गेन होगा उस पर हम मैट लगा देंगे, उसको हम फिर प्रॉफिट में ऐड रखेंगे, घटाएंगे नहीं। तो वो मैं इस एग्जांपल को आगे और कैरी ऑन करूंगा, फिलहाल आप इसको लिखो, अच्छे से लिखना, खुला खुला, ऊपर में हेडिंग दे देना, मैट कंपनी के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, मैट की आखिरी क्लास, खुला खुला लिखना। लिखिए अच्छे से आराम से।
डन। थोड़ा बहुत लिख रहा है आपने, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ऊपर का पोर्शन तो लिख ही चुका है, थोड़ा नीचे चलते हैं। ये पूरी पिक्चर आपके सामने है। अभी नीचे और भी कुछ है, एक लाइन और नीचे, इसी को अब नीचे ले जाते रहेंगे। साफ साफ खुला खुला लिखना है, ताकि जो लास्ट के 1 महीने में रिवीजन करो तो इसमें मिक्स ना हो जाए कोई चीज। सर बिजनेस ट्रस्ट में आपने बहुत सारी ऐसी सिमिलर चीजें डिस्कस की है, बट अभी हमारा देखो बिजनेस ट्रस्ट वॉल्यूम 2 में जो हमारा फोकस था वो बिजनेस ट्रस्ट पे था। बिजनेस ट्रस्ट के पास यूनिट होल्डर से पैसे आ रहे थे, बिजनेस ट्रस्ट के पास एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स पैसे आ रहे थे, और बिजनेस ट्रस्ट आगे इन्वेस्ट कर रही थी डायरेक्ट प्रॉपर्टीज में या फिर कंपनी में। हमारा जो वॉल्यूम 2 में पॉइंट फोकस था वो बिजनेस ट्रस्ट पे था। अभी आज की क्लास में हमारा फोकस शिफ्ट हो रखा है किसमें, ए लिमिटेड पे, जिस पर मैट एप्लीकेबल है, जिसके पास पहले शेयर्स थे, अब क्या है, यूनिट्स। हमारा फोकस अभी शिफ्ट है। तो ऐसा ना समझना कि आपका नहीं वॉल्यूम 2 में आपने बिजनेस ट्रस्ट पढ़ रखा है तो यहाँ कोई ध्यान नहीं देना है आपको, ऐसे नहीं करना। ठीक, इसको अच्छे से समझना है और एग्जाम में क्वेश्चन आए तो अटेम्प्ट करना है। बहुत इजी रहेगा, एक बार समझ लो, लिखो अच्छे से लिखो। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है ये एडजस्टमेंट जो मैं अभी बता रहा हूं, और कहीं इंस्टीट्यूट की किताब में या किसी बुक में आपको पढ़ने भी नहीं मिलेगा ये सब चीजें। और एकदम टू द पॉइंट समझेंगे। हमारी किताब में जो भी कॉन्सेप्ट है 115 जीबी के 4 पॉइंट सारे क्लियर हो जाएंगे एक लाइन से। डन। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, वो एक लाइन और दिखा देते हैं। एक लाइन ये और लिख लीजिए, वीडियो रोक के एक बार लिख लीजिए अच्छे से, फिर बात करते हैं। डन। आप लोग वीडियो रोक के सब कुछ लिख चुके हैं इसमें से? सर अभी जो हम बात कर रहे हैं बी लिमिटेड की नहीं कर रहे, उस आगे रियल एस्टेट से रेंटल इनकम की भी नहीं कर रहे, वो सब बिजनेस ट्रस्ट की क्लास में आपके साथ किया हुआ है ना। हम बिजनेस ट्रस्ट की बात कर रहे हैं।
कि बिजनेस ट्रस्ट को आगे से इंटरेस्ट आ रहा है, तो रेंटल इनकम आ रहा है, सो डिविडेंड आ रहा है, वो सब बात तो हम लोग बिजनेस ट्रस्ट की क्लास में करते थे। अभी हमारा मेन मुद्दा नीचे आ चुका है, क्या? ए लिमिटेड के बुक्स में, ए लिमिटेड के बुक्स में जो एसएससी है, जिस पर मैट की एप्लीकेबिलिटी है, उसके बुक्स में ये शेयर्स 10 लाख रुपए के खरीदे थे इसने। कॉस्ट कितनी आ रही थी इसकी बुक्स में? 10 लाख रुपए शेयर्स की। से 10 लाख तो नहीं, 10 करोड़ 100 करोड़ होंगे, लेकिन एग्जांपल 10 लाख शेयर्स। अब इसके पास 12 लाख रुपए के क्या आ गए? यूनिट्स। जो ये बिजनेस ट्रस्ट है वो यूनिट्स इशू करती है, और ये कोई चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है। बिजनेस ट्रस्ट, आरईआईटी, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट की क्लास में बता रखा है, बिजनेस ट्रस्ट की क्लास में। तो सर 10 लाख के बदले जब 12 लाख के यूनिट्स मिलते हैं, तो वहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग के कारण मुझे 2 लाख रुपए का नोशनल गेन दिखाना पड़ता है पीएनएल अकाउंट के अंदर। शेड्यूल 3 पीएनएल अकाउंट जो बना रहा हूं, मुझे इसमें 2 लाख रुपए का अकाउंटिंग नोशनल गेन क्रेडिट करना पड़ गया। अब क्रेडिट करने से मेरी प्रॉफिट बढ़ गई। अच्छा, प्रॉफिट बढ़ेगी तो मेरा बुक प्रॉफिट भी बढ़ा रहेगा, फिर मुझे इस पे मैट देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने 115 जेबी के थ्रू बोला हम इस नोशनल गेन पर मैट नहीं लेंगे, हम जब भी लेंगे मैट एक्चुअल गेन पे लेंगे। हटाओ 2 लाख रुपए। ठीक, अब यहां जाके मान लो, यहां तो हो गया 10 से 12, अब आगे जाके 31 मार्च आया, 31 मार्च 2021। इस दिन यूनिट्स की वैल्यू हो गई, इस दिन यूनिट्स की मार्केट वैल्यू हो गई कितनी? तो 10 कॉस्ट था, 2 लाख 12 लाख का उस दिन मार्केट वैल्यू था। कब? 1 नवंबर 2020 को। अब मैं इसको 31 मार्च 2021 को क्लोजिंग पर ले गया, तो बैलेंस शीट की क्लोजिंग डेट पर इसकी वैल्यू बढ़ के हो गई कितनी? मान लो 13,50,000 रुपए। 13,50,000 रुपए से छोड़ो, 13,50,000 को छोड़ो, से हो गई 15 लाख रुपए। से 15 लाख रुपए। फिर तुमने यहां पर क्या किया? नोशनल गेन। इस बार तुमने नोशनल गेन क्रेडिट जो किया, कैरिंग अमाउंट, अभी भी तुमने यूनिट बेचा नहीं है, अभी तो यूनिट 31 मार्च तक तुमने कैरी किया है। तो तुम्हारा फिर नोशनल गेन आ गया 15 लाख माइनस 12 लाख, तुमने 3 लाख क्रेडिट कर रखा है। फिर ऐसे ही बुक प्रॉफिट में फिर इसको माइनस करेंगे। बुक प्रॉफिट निकालते समय हम नेट प्रॉफिट से पहले माइनस कर रहे थे 2 लाख, 2 लाख तो माइनस कर ही रहे थे, अब इस 3 लाख को भी माइनस करेंगे। ये जो 2 लाख मैंने लिखा था, ये किस दिन के हिसाब से लिखा था? 1 नवंबर के हिसाब से समझा रहा था, 1 नवंबर 2020 के हिसाब से मैं समझा रहा था। लेकिन फाइनली जब मैं कहां पहुंचा 31 मार्च को, तो मैंने देखा कि तुमने 2 बार नोशनल गेन को क्रिएट कर रखा है। एक बार तो जिस दिन एक्सचेंज हुआ था उस दिन के हिसाब से 2 लाख, और फिर आगे और एक बार 3 लाख रुपए तुमने नोशनल गेन क्रिएट कर रखा है, क्योंकि यूनिट्स के दाम 15 लाख पे पहुंच गए। तो फिर से तुम इसको भी माइनस करोगे। अब ये माइनस करने वाली बात देखिए कहां लिखी हुई है, रिड्यूस, रिड्यूस के बाद 7 नंबर पॉइंट, 7 नंबर पॉइंट में ये देखिए, नोशनल गेन रिजल्टिंग फ्रॉम एनी चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ द सेड यूनिट्स। ये हो गया एक्सचेंज वाले दिन का नोशनल गेन, ये हो गया कैरिंग अमाउंट वाला, ये हो गया कैरिंग अमाउंट वाला। तो आपको इसको माइनस करना है, इसको आपको माइनस करना है। तो बोला सर प्लस, अच्छा बोला सर लॉस हुआ तो लॉस का एग्जांपल आप रिवर्स कर देना, खाली लॉस से रिलेटेड पॉइंट अलग है। नोशनल गेन को रिड्यूस करते हैं, नोशनल लॉस को ऐड करते हैं। ऊपर में चलते हैं, बोला सर लॉस हुआ तो ये देखिए नोशनल लॉस ऑन एक्सचेंज और नोशनल लॉस ऑन कैरिंग। अगर एक्सचेंज करने पे लॉस हुआ तो लॉस तो तुमने डेबिट कर रखा है, तो ऐड करना होगा। सर नोशनल गेन है तो माइनस कीजिए, नोशनल लॉस है तो ऐड कीजिए। ये ऐड वाले पॉइंट है 25.5 में। तो सर अगर आप बोलते हैं एक्सचेंज करने में लॉस हुआ है तो ऐड कीजिए, कैरी करने में लॉस हुआ है तो ऐड कीजिए। ठीक, ये ऐड के पॉइंट है, तो क्लियर है। तो सर अभी हम लोग गेन की तरफ फोकस कर रहे हैं, तो बोला सर ये गेन माइनस करते चलिए। कौन सा गेन? नोशनल गेन। कौन सा? एक्सचेंज वाले दिन का। ये वाला नोशनल गेन कौन सा है? कैरिंग 31 मार्च तक। फिर अब अगले साल चलते हैं, ये साल कंप्लीट, ये साल कंप्लीट। अब नेक्स्ट ईयर तुमने सेल कर दिया, सेल ऑफ यूनिट्स कितने में? 17,50,000 में।
तो तुम फिर से क्रेडिट किए होगे अगेन। अगेन तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हुआ होगा, क्रिएटेड हुआ होगा। इस बार कितने से, 15 लाख तक तो पहुंच चुके थे, अब तुमने क्रेडिट किया होगा कितने से, 2.5 लाख से। अच्छा, तुम्हारी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, ओरिजिनल कॉस्ट तुम्हारी जो शेयर्स की थी, जहां से कहानी स्टार्ट हुई थी, 10 लाख। 10 से 12 हुआ, मैट नहीं लिया, मैट नहीं लिया, पीछे देखो। 12 से 15 हुआ, 3 लाख का गेन, मैट नहीं लिया, घटा दिया आपकी प्रॉफिट से। मैट नहीं लिया, बुक प्रॉफिट निकालते समय हटा दिया। फिर से अब तुम्हारा 2.5 लाख रुपए का यहां गेन हुआ है, 2.5 लाख रुपए का गेन हुआ है यहाँ पे। प्रॉफिट में तुमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। तो अब फिर बुक प्रॉफिट निकालते समय जो तुम्हारा क्वेश्चन में नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट ईयर में आ चुके हैं, नेक्स्ट ईयर का जो नेट प्रॉफिट होगा, इसमें फिर से माइनस करो कितना, 2,50,000। लेकिन अब तुमको प्लस करना पड़ेगा क्या, एक्चुअल गेन। और वो गेन कितना, अभी फाइनली कितने में बेचे, 1750। और ओरिजिनली शेयर्स का कॉस्ट कितना था, 10 लाख। ये एक्चुअल गेन तुमको प्लस करना पड़ेगा। तो हो गया ना। गवर्नमेंट क्या कहती है, मैट के प्रोविजंस शेयर्स को जब यूनिट से एक्सचेंज करोगे तब नहीं लगेंगे, यूनिट्स को कैरी करोगे और वैल्यू बढ़ेगी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हम उसके मार्केट वैल्यू पर उसको बुक करना पड़ेगा, प्रॉफिट नहीं लेंगे। फाइनली तुम जिस ईयर में सेल करोगे उस ईयर में तुमने छोटा सा अमाउंट क्रेडिट किया हुआ है, क्योंकि पहले से तुम्हारी बैलेंस शीट में कैरिंग अमाउंट कितना पहुंच चुका था, 15 लाख। 1750 में से 15 लाख तो तुम पहले ही पहुंचा दिए थे पिछले साल, तो तुमने एक छोटा सा अमाउंट फिर पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, सेल ऑफ यूनिट्स। लेकिन फैक्ट क्या है, अब ये छोटा सा जो प्रॉफिट है इसको हटाओ, और जो बड़ा वाला प्रॉफिट है जो तुमने अब तक कमाया है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ शेयर्स और अभी 1750 में सेल, इसको ऐड करो। तो अब ये घटाने वाली बात कहां लिखी हुई है, 2.5 लाख के घटाने वाली बात ये लिखी हुई है, गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स। ये जो गेन है नोशनल गेन, ये एक्सचेंज वाला, ये नोशनल गेन 31 मार्च, और ये गेन 2.5 लाख रुपए जिस दिन तुमने बेचा, इन सब को घटा दो, इन सब को घटा दो। ये सब तुमने क्रेडिट कर रखे थे, इन सब को तुम घटा दो। ये पॉइंट कंप्लीट। बोला सर ये जो आपने बढ़ाया है अभी अभी 7.5 लाख रुपए, ये कहां लिखा हुआ है, तो ये 7.5 लाख बढ़ाने वाला पॉइंट, बढ़ाने वाला पॉइंट पेज नंबर 25.5 पे, ओ नंबर पॉइंट, अमाउंट ऑफ गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स। ये हम बढ़ाते हैं ना, ऐड करते हैं ना। देखिए एक बार मैं वापस ले जाऊं पीछे, इसकी हेडिंग क्या लिखा हुआ, इंक्रीज्ड, क्या लिखा हुआ, इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड। ये सब तो लॉस थे, खर्चे थे, प्रोविजन थे, लॉस थे, खर्चे थे, प्रोविजन थे, एक ही तो गेन है इस पूरी लिस्ट में। ये एक रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस है जो डेबिट नहीं था और तुमने क्रेडिट नहीं किया तो बढ़ाओ, और ये एक्चुअल गेन है। सर ये इंक्रीज में जो पूरी लिस्ट है, कहीं पे लॉस है, कहीं पे खर्चे हैं, कहीं पे प्रोविजन है, एक ही आइटम तो एक्चुअल गेन का है। ये है सेल का प्रॉफिट, ये प्रॉफिट आपको 7.5 लाख रुपए बढ़ानी है। ये भी पॉइंट हो गया। द अमाउंट ऑफ गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स computed by taking into account the cost of shares। गेन कैसे निकाला, सेल प्राइस में से कॉस्ट ऑफ शेयर्स घटाया जो तुमने यूनिट से एक्सचेंज किया था, और द कैरिंग अमाउंट ऑफ शेयर्स एट द टाइम ऑफ एक्सचेंज। तुमने शेयर्स का कोई अमाउंट चेंज किया है जैसे फेयर मार्केट वैल्यू एटसेट्रा, इसकी जरूरत नहीं है सर। और द कैरिंग अमाउंट ऑफ शेयर्स एट द टाइम ऑफ एक्सचेंज वेयर सच शेयर्स आर कैरिड आउट ए वैल्यू अदर देन कॉस्ट। लाइक आपने शेयर्स का जो ओरिजिनल कॉस्ट था उसको तुमने किसी प्राइस से रिप्लेस किया हो, ठीक है, किसी प्राइस से रिप्लेस किया हो, लाइक 1/4/2001 की प्राइस से, जो हम लोग कैपिटल गेन में पढ़ते हैं, ठीक। तो सर ऐसा कोई इफेक्ट तो आपने दिया नहीं, आप शेयर्स को ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लेके आ रहे थे, कभी भी आपने उसके कैरिंग कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट को नहीं बढ़ाया। मतलब 10 लाख में खरीदा था, 10 लाख ही है, पीछे इसका कोई प्राइस बढ़ाया हो और पीछे आपने उस पर टैक्स दे दिया हो तब अलग बात है, ठीक है सर। बहुत सिंपल सा रखना है। ये ओ पॉइंट के कारण हमने कौन सा एडजस्टमेंट किया, ये वाला पॉइंट ओ के कारण, पेज नंबर 25.5, ठीक लिख दिया, भूलोगे नहीं। ये 2.5 लाख का एडजस्टमेंट आपने कौन से पॉइंट के कारण किया, तो सर पॉइंट नंबर 7 के अंदर जो सी था उसके कारण, और 7 के अंदर जो सी था वो कहां था, पेज नंबर 25.7 पे, ठीक। 2.5 लाख का एडजस्टमेंट। बोला सर ये 3 लाख का एडजस्टमेंट आपने कैसे किया,
तो ये 3 लाख का एडजस्टमेंट मैंने पेज नंबर 25.7 पे पॉइंट नंबर 7 के अंदर पॉइंट नंबर बी के लिए किया। बोला सर ये 2 लाख का एडजस्टमेंट पॉइंट नंबर 25.7 पे 7 नंबर पॉइंट पे ए नंबर पॉइंट के कारण। सर गेन था तो ये सब यूज किया, और अगर लॉस हो रहा है, अगर आपको लॉस हो रहा है तो ये लॉसेस के 3 पॉइंट जैसे गेन के थे, ठीक, ये लॉसेस के 3 पॉइंट हैं जैसे गेन के थे, और आपका यहां लॉसेस को हम लोग बढ़ाएंगे और एक्चुअल लॉस को घटाएंगे, तो वो घटाने वाला पॉइंट यहां पे है एक्चुअल लॉस का, ये नोशनल गेन। और अगले पेज पे सर बेचने में अगर एक्चुअल लॉस हुआ तो मतलब मेरा कॉस्ट ऑफ शेयर्स था 2 लाख 10 लाख और यूनिट्स बेचा है 6 लाख में, तो 4 लाख का लॉस, वो रहा ये माइनस कर दो, तो गेन और गेन का ठीक उल्टा लॉस। अगर गेन हो रहा है तो आपको मैंने बता दिया, अगर आप नोशनल गेन क्रेडिट कर रहे हो तो माइनस करोगे बाद में एक्चुअल गेन को पर टैक्स देने के लिए, बस इतना ध्यान रखना। और अगर नोशनल लॉस तुमने डेबिट कर रखा है तो प्लस करते रहो, बाद में जब एक्चुअल सेल होगी उस समय एक्चुअल लॉस होगा तो उसको घटाने देना, बस इसका उल्टा। तो ये चारों पॉइंट मैंने डील कर दिए। गेन के एग्जांपल के साथ 2 पॉइंट पूरे तरीके से डील किए। इसी एग्जांपल को तुम रिवर्स कर दो, ऐड की जगह लेस, लेस की जगह ऐड, तो तुम्हारा बाकी का 2 पॉइंट लॉस वाला कवर हो जाएगा। काफी है, काफी है। और लास्ट में जो 8 मार्क्स और 16 मार्क्स के क्वेश्चन करते हैं उसमें ये नहीं आता है, 3-4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ जाए तो आ जाए, और अगर आया भी तो एक एंट्री होगी। फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन में चलते हैं, मैट का ये क्वेश्चन है, मैट का यह क्वेश्चन है, इसमें कोई एक क्वेश्चन लेते हैं लॉस वाला, कोई क्वेश्चन है लॉस वाला, लॉस वाला कोई क्वेश्चन है, 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ 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 मिला, ये देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है ये, और यहां पर जैसे लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडरी, इसकी जगह लिखा होगा नोशनल लॉस डेबिटेड, ठीक है, लॉस डेबिटेड इन रेस्पेक्ट टू द एक्सचेंज ऑफ शेयर्स विद द यूनिट्स ऑफ ए स्पेशल पर्पस व्हीकल टाइप का कुछ चीज लिखा होगा, आप एडजस्ट कर देना उसको, क्या दिक्कत है। सर इतनी सारी एंट्रीज में अगर यहां लिखा होगा कि तुमने नोशनल लॉस डेबिट कर रखा है, यूनिट्स जो तुमको एक्सचेंज में मिले थे उसके कैरी करने पर लॉस हुआ है वो तुमने डेबिट कर रखा है, तो तुमको एड बैक करना है ना, बस। हाँ, पिछले 5 साल में कोई क्वेश्चन न तो सीए इंस्टीट्यूट ने पूछा हुआ है न सीएमए इंस्टीट्यूट ने पूछा हुआ है इन 4 पॉइंट पे, न ही कोई आरटीपी में प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, न ही कोई सजेस्टेड में प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आरटीपी, एमटीपी, पीटीपी, सजेस्टेड आंसर, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, इंस्टीट्यूट का ओरिजिनल स्टडी मैट, कोई तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहीं पे हो सीए सीएमए में, कहीं भी ये जो मैंने अभी समझाया आपको इस 4 पॉइंट पे कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है। और अगर होता है तो यहां पर दे देंगे, डेटा होगा, कम से कम जो अभी हम लोगों ने आधा घंटा दिया है उस पे 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन तो आप स्कोर कर ही सकते हो, और इससे बढ़िया मैं आपको ये 4 पॉइंट नहीं समझा सकता, मेरी इतनी ही कैपेसिटी है, इन 4 पॉइंट को समझाने के लिए मेरी इतनी ही कैपेसिटी है। YouTube पे कोई बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे जाओ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहां सारे नोट्स फ्री में है, नहीं तो हमारे टीम से कांटेक्ट करो, टीम का नंबर दे रखा है वहां पे, और नोट्स का एक्सेस फ्री एक्सेस है। अभी तक जिस दिन मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन तक तो फ्री एक्सेस है, आगे का पता नहीं। बाय बाय, टेक केयर, एंड विथ दिस हमारा मैथ चैप्टर कंप्लीट होता है। हमारी आज ये 5वीं क्लास थी और आज ऑलमोस्ट 1.25 घंटा 1.5 घंटा लगा, बाकी 2-2 घंटे की 4 क्लास आपको दे चुके हैं। मैथ के इच एंड एवरी एस्पेक्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। उम्मीद करता हूं कि मैथ के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ में आपको मैथ की ये एडजस्टमेंट टेबल दे रखी है जिसके बेसिस पर आप 8 मार्क्स के क्वेश्चन बना लेंगे। साथ में आपको एक्सपेंस और इनकम की एडजस्टमेंट्स की सीट दे रखी है जिसके बेसिस पर आप 16 मार्क्स तक के क्वेश्चन बड़े आराम से एग्जाम में बना सकते हैं। पीजीबीपी इनकम एडजस्टमेंट सीट 40 से 45 इनकम का किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे पीजीबीपी में जब मैट एप्लीकेबल ना हो। 70 से 75 एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे पीजीबीपी में जब मैट एप्लीकेबल ना हो। और 40 से 45 एंट्रीज की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे 47, और मैं इसको 60 तक ले जाके आपको दे सकता हूं, वो मैंने बोला है दूंगा, ठीक। अभी तो 47 है,
सर इन 47 आइटम का पीजीबीपी में क्या ट्रीटमेंट होता है और मैट की क्लास में क्या ट्रीटमेंट होता है। एंड देन अपने पास मैट के कितने क्वेश्चन है, मैट के 16 क्वेश्चन, 4 से 5 केस लॉ, केस स्टडी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की। उसके अलावा मैंने क्या बोला, तुम्हारे एग्जाम से 20-25 दिन पहले मेरी टीम को इस नंबर पे मैसेज करना कि सर ने क्लास में, एग्जाम से 20-25 दिन पहले, एग्जाम से 20-25 दिन पहले, इस वीडियो को जिस दिन देख रहे हो नहीं, जिस दिन आपका एग्जाम है उससे 20-25 दिन पहले आप हमारी टीम को मैसेज करना कि सर ने मैट की क्लास में बोला था कि सर 40-45 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक रेडी कर रहे हैं पीजीबीपी एंड मैट के क्वेश्चन का, क्या वो रेडी हो गया है तो दे दीजिए। ठीक, अगर मैंने रेडी कर लिया है तो वो मैं जरूर दे दूंगा, नहीं तो मैंने आपको क्या बोला, नहीं तो मैंने आपको क्या बोला, मेरी जो 25 से 30 टेस्ट सीरीज रिलीज होगी, फाइनल डीटी की टेस्ट सीरीज, फाइनल डीटी की 25 से 30 जो टेस्ट सीरीज मेरी रिलीज होगी, उसमें तुमको 10 से 12 मैथ के क्वेश्चन और 10 से 12 पीजीबीपी के क्वेश्चन और मिलेंगे। बाकी जो वॉल्यूम 3 में पीजीबीपी के अंदर सेट ए, सेट बी, सेट सी है, मैथ के अंदर इतने क्वेश्चन है। फिर मैंने क्या कहा, अपन लोग ये फर्म का चैप्टर, एलएलपी का चैप्टर इसी का पार्ट मानते हैं। फिर मैंने क्या बोला, 24 से 32 मार्क्स की तैयारी हो सकती है। टैक्स रेट चैप्टर कर लो, डिडक्शन चैप्टर कर लो, डेप्रिसिएशन चैप्टर कर लो, पीजीबीपी चैप्टर कर लो, फर्म, एलएलपी, एएमटी एंड देन मैथ। तो इससे आपका 24 से 32 मार्क्स का तैयारी हो जाएगा। विद दिस मैं इस क्लास को कंप्लीट कर रहा हूं। नया चैप्टर वॉल्यूम 4 के अंदर इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस की 6-7 क्लास ले चुके हैं। उसके बाद कंटिन्यूटी में आपको क्लासेस मिलेंगी। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।